नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन में एक बार फिर से। मेरा नाम है राहुल अंश चौधरी और आज की जो हमारी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो एनालिसिस का जो सेशन है उसमें जो टॉप 6 स्टोरीज हम कवर अप करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर में। जो भी हमारी राजनीतिक पार्टियां हैं उनका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, नेशनल पार्टी के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, स्टेट लेवल की पार्टी के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, वो सब मैं आपको इसमें बताऊंगा। दूसरी हम बात करेंगे यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड स्कीम यूएसओएफ द्वारा एक स्कीम मतलब अभी जो है उसको स्पॉन्सर किया जा रहा है, उस पर हम बात करेंगे। तीसरा हम बात करेंगे यूएन क्लोज राइट्स पे, जिस पे राजनाथ सिंह ने फिर कुछ मतलब बयान दिया है, वो भी खबर मैं आपको बताऊंगा। फोर्थ, वर्ल्ड फिशरीज डे जो कि 21 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है, इसको देखेंगे। यूवीसी टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से ये मैं आपके लिए लेके आया हूँ। एंड देन IRNSS नाविक जो कि नेविगेशन सैटेलाइट्स हैं उनको लेके प्रेसिडेंट ने बोला है, इसरो को कहा है कि आप इसे ग्लोबल यूज़ के लिए भी ऑप्टिमल बनाए, वायबल बनाइए। राइट। इस सेशन में आपको क्या मिलेगा, हम इसमें कवर अप करने वाले हैं भारतीय पॉलिटी जीएस पेपर 2, गवर्नमेंट पॉलिसीज जीएस पेपर 2, इफेक्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसीज जीएस पेपर 2, इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रियरिंग जीएस पेपर 3, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जीएस पेपर 3, स्पेस टेक्नोलॉजी जीएस पेपर 3, 4 MCQs फॉर प्रीलिम्स अभ्यास। हमारा टारगेट रहेगा दोस्तों कि हम हफ्ते के एंड तक आते आते 20 MCQs को हम प्रैक्टिस कर लें। इस तरीके से हम मंथ में 80 MCQs प्रैक्टिस कर चुके होंगे ये सेशन देख के ही। राइट, तो हमारे साथ बिल्कुल बने रहिए, इस सेशन को देखिए, जितना हो सके इसको प्यार दीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि आप ही के लव एंड सपोर्ट की वजह से ही मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी कि मैं ऐसे सेशन बना के आपके लिए लाता रहूँगा। सबसे पहली जो है हमारी रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, कुल मिला के हमारे कितने स्टोरीज कवर अप हो जाएंगे, 619वीं है ये। तो इसके तहत क्या है, रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज के तहत कि कोई भी अगर पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहता है तो उसके प्रावधान कहाँ से आते हैं, वो प्रावधान आते हैं सेक्शन 29A से, जो कि कहाँ पर डिस्क्राइब्ड है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। तो ये दो आपको ध्यान रखना है, रख लेंगे ना आप तो, सेक्शन 29A और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। इसके तहत अगर कोई भी पार्टी रजिस्ट्रेशन अपना कराना चाह रही है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है उन्होंने बोला है कि वो अपनी एक पार्टी बनाएंगे, तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, उनको एक एप्लीकेशन जो है, जो एक मतलब अपना एक एप्लीकेशन किसको सबमिट करेंगे, आयोग को सबमिट करेंगे, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वहाँ पे अपना जो ये एप्लीकेशन है वो सबमिट करेंगे। और उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपने रूल बुक को देखकर जो भी उनके पास पावर्स हैं, जो कि कहाँ से इनहेरिट किए जाते हैं, कहाँ से कॉन्फर्ट किए जाते हैं, आर्टिकल 324 से, उसके बेसिस पे वो उनको क्या करेंगी, अ, अर्जी देंगे कि यस अब आप बना सकते हैं। अब इसके लिए कुछ गाइडलाइंस है। क्या गाइडलाइंस है कि जो भी एप्लीकेशन दे रहा है कि देखिए मुझे एक पार्टी बनानी है, उसको उस पार्टी का नाम कम से कम 2 राष्ट्रीय अखबारों और 2 लोकल पेपर्स में पब्लिश कराना चाहिए। साथ ही साथ जो ये पब्लिश हुआ है इसका नोटिस जो है इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर होना चाहिए। तो ऐसे ऐसे कुछ छोटे मोटे रूल्स हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और अगर कोई ऑब्जेक्शंस होता भी है पार्टी के रजिस्ट्रेशन के रिगार्ड में, तो 30 दिन के पहले पहले ही जो है उसे रिजॉल्व कर लेना चाहिए, उसे सब कुछ मतलब बता देना चाहिए, जो कि एप्लीकेंट है उसको बता देना चाहिए कि देखो जी ऐसा कोई पंगा नहीं है, 30 डेज का टाइम पीरियड मिलता है। अब इसमें नेशनल पार्टी की क्या एलिजिबिलिटी है, नेशनल पार्टी के लिए देखिए कम से कम 6% का वैलिड वोट होना चाहिए 4 या उससे ज़्यादा राज्यों में, एट बोथ लेवल ऑफ इलेक्शंस, या तो जैसे लोकसभा का इलेक्शन हो या फिर विधायिका का यानी स्टेट इलेक्शंस हो, उनमें कम से कम 6% का उनको वैलिड वोट मिलना चाहिए, कम से कम 4 या 4+ से राज्यों में। इन एडिशन इट एटलीस्ट विन in addition it wins at least 4 seats in the house of people for any state और states, किसी भी राज्य के लिए कम से कम 4 सीटें जो है उनका होना चाहिए लोकसभा के सदन में। और साथ ही साथ 2% कम से कम सीट्स उनकी होनी चाहिए हाउस ऑफ पीपल में। 2% का मतलब आप समझते हैं, 543 का 2% आप निकालेंगे तो मोटा मोटी 11 आएगा, तो 11 सीट्स उनके होने चाहिए। एंड दीज मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम एटलीस्ट 3 डिफरेंट स्टेट्स, ये नहीं कि एक ही राज्य से आ गए। ठीक, तो ये कुछ जो है कंडीशंस है। इसी तरीके से स्टेट पॉलिटिकल पार्टी की भी कुछ कंडीशंस हैं, इनमें भी वही है कि कम से कम 6% का वैलिड वोट होना चाहिए जनरल इलेक्शन में, इधर टू द हाउस ऑफ द पीपल और द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट कंसर्न, या फिर कम से कम एटलीस्ट 2 सीट्स जो हैं इनको ये जीते होने चाहिए इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट कंसर्न। इट मीन्स एटलीस्ट 3% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट और एटलीस्ट 3 सीट्स इन द असेंबली विच एवर इज मोर,
जिसमें जिस किसी में ज़्यादा हो। तो ये कुछ मतलब टेक्निकलिटीज़ है, इसमें ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े बहुत आंकड़े आप ध्यान रखिएगा कि 4% है या 6% है, इसको थोड़ा आपको ध्यान रखना है। बाकी जो लॉज है वो मैंने आपको बता दिए हैं, सेक्शन 29A ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। अब कैप्टन अमरिंदर सिंह जिस तरीके से उन्होंने बोला है कि हम वो बनाएंगे पार्टी, तो क्या ऐसी कोई बेनिफिट्स मिलती है? तो यहाँ पर ये सारी बेनिफिट्स जो है पार्टीज को दी जाती है। जैसे ही एक बार वो नेशनल लेवल की पार्टी एनलिस्ट हो गए या फिर स्टेट लेवल की पार्टी एनलिस्ट हो गए, उनको कुछ ना कुछ फायदे मिलते हैं। सबसे पहला उनका जो सिंबल है वो रिजर्व हो जाता है, कोई दूसरा उसको यूज नहीं कर सकता विद इन स्टेट और विद इन पैन इंडिया। उसके बाद वो अपनी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, मतलब जनरल इलेक्शंस के दौरान वो ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं कि देखो जी हमने ये किया, दूरदर्शन पे कर सकते हैं, रेडियो पे कर सकते हैं, ठीक है। अब इनमें कुछ एक स्टार कैंपेनर्स भी होते हैं, उनके ट्रेवल एक्सपेंसेस को इनमें अकाउंट नहीं किया जाता, इलेक्शन के एक्सपेंसेस में अकाउंट नहीं किया जाता है। स्टार कैंपेनर्स कौन होते हैं ये मैं आपको बताऊंगा फिर कभी, क्योंकि थोड़ा समय की कमी है। तो हमें तो बात करनी थी आज सिर्फ रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ये अपने आप में पूरा एक लंबा चैप्टर है, इस पर बात करेंगे तो 2-3 घंटे निकल जाएंगे, लेकिन उसमें डीप में हम नहीं जाएंगे। जो जो चीज़ें हैं हम उसी को पढ़ते हुए आगे निकलेंगे। तो ये था। अगले जो हमारा कंसेप्ट है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड स्कीम, तो जो कैबिनेट है उन्होंने मंजूरी दे दी है कि कम से कम ऐसे गांव जो कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के तहत आते हैं, 5 राज्यों में आते हैं, और जिनको अभी तक कवर नहीं किया गया है, जहां पर 4G यानी कि 4G की जो मोबाइल सर्विसेज है उसके प्रावधान नहीं पहुंचे हैं, उनको कवर अप करने की जरूरत है। और उसके लिए फंडिंग चाहिए, और फंडिंग कौन देगा? इस स्कीम के तहत मिलेगी, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड स्कीम के तहत मिलेगी। 5 राज्य वो कौन कौन से हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से, ध्यान रखिएगा। टोटल कितने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है आप मुझे बताइए। आपके लिए आज का पहला सवाल कि कितने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं भारत के अंदर में। तो सबसे 5 राज्य में कौन कौन है? आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है। अब इनमें जो भी अनकवर्ड विलेजेस हैं जहां पर 4G की बेसिक मोबाइल सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, वहां पे ये मुहैया कराई जाएगी, ठीक है। जो पूरा एक सर्वेक्षण मिला उसमें ये पता चला कि लगभग लगभग 7,300 ऐसे अनकवर्ड विलेजेस हैं इन द 44 एक्सपीरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस 5 स्टेट्स। तो उनके लिए ये स्कीम लाया गया है। यूएसओएफ इस पे काम करेगी। यूएसओएफ क्या है? यूएसओएफ का जो गठन था वो 2002 में किया गया। किसने बनाया? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने बनाया, ताकि एक एफिशिएंट प्राइस पे, जो कि गांव के इलाके में है या फिर रिमोट एरियाज में जो लोग रह रहे हैं, उन्हें कुछ सर्विसेज जो है वो मुहैया हो सके कम्युनिकेशन चैनल के रिलेटेड, राइट। All credits to this fund require parliamentary approval and it has statutory support under Indian Telegraph Amendment Act 2003। तो ये इसको आप थोड़ा सा याद रखिएगा कि इसके पास जितने भी वैधानिक सपोर्ट हैं यूएसओएफ के पास, वो किसके थ्रू आते हैं? वो आते हैं इंडियन टेलीग्राफ अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत। इसमें जो भी फंड आएगा वो नॉन लैप्सेबल होगा। नॉन लैप्सेबल का मतलब कि कोई अमाउंट अगर बच गया, किसी पर्टिकुलर ईयर के लिए जो पैसा दिया गया था उसमें से कुछ अमाउंट बच गया, वो अगले साल में ही मतलब एक्रू कर लिया जाएगा, अगले साल उसे कंटिन्यू किया जाएगा। तो ये इसका नॉन लैप्सेबल का मतलब होता है। लैप्सेबल का मतलब होता है कि फिर कोई फंड उसमें से नहीं मिलेगा, वो पैसा चला गया, वो पैसा आप यूज नहीं कर सकते, ठीक। वो लैप्सेबल का मतलब होता है। क्लियर? चलिए अगली बात करते हैं अपनी तीसरी स्टोरी के ऊपर, यूएन क्लोज राइट्स। इस पर पहले भी हम बात कर चुके हैं, आज थोड़ा सा मतलब ब्रीफ में ही रखेंगे इसको। मैं आपको खबर दिखा देता हूँ। हाल फिलहाल जो है राजनाथ सिंह ने बोला है कि जो देश अपने फायदे के लिए यूएन क्लोज के नियमों के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। ये उन्होंने कहाँ बोला? तो बेसिकली वो एक प्रोग्राम में गए हुए थे जहाँ पर P-15B करके एक जो स्टिल्थ डेस्ट्रॉयर है इंडियन नेवी में कमीशन किया गया है, वहाँ पर ही उन्होंने ये बात कही कि यूएन क्लॉज को लेके कुछ देश अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। यूएन क्लॉज को लॉ ऑफ द सी भी कहा जाता है। बेसिकली इसकी अगर फुल फॉर्म आप देखेंगे तो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सीज 1982 में इसे अडॉप्ट किया गया था। इसमें बेसिकली 5 जोन होते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, ये डायग्राम भी याद रख लीजिए तो आपको पूरा यूएन क्लॉज समझ में आ जाएगा। अब इसमें 5 जो है मतलब बेसिकली जोन होते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहले आता है इंटरनल वाटर्स। इंटरनल वाटर्स में आपके क्या होगा? जैसे मान लीजिए भारत के इंटरनल वाटर्स, लेक हो गए, लेगून्स हो गए, रिवर्स हो गई जो भारत के अंदर बहती हैं। तो अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कोई फ्रांस का तो सबमरीन आएगा नहीं, है ना। लेक में क्या करने आएगा? वो ये इंटरनल वाटर है। तो यहाँ पे जो पैसेज ऑफ फ्रीडम है वो दिया नहीं गया है। वो सिर्फ किसके पास है? वो सिर्फ उस पर्टिकुलर देश के पास है जिसका वो इंटरनल वाटर है। बाकी आउट वाला कोई भी, मतलब बाहर से कोई भी अगर पैसेज आ रहा है तो वो उसको मना ही है। उसके बाद फिर आपके पास आता है टेरिटोरियल सी। तो 12 नॉटिकल माइल तक, ये बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक जो है ये आपका ये टेरिटोरियल सी होता है। अब इसमें क्या है? इसमें कुछ पैसेज जो है वो अलाउड है। उस पैसेज को कहते हैं इनोसेंट पैसेज। क्या कहते हैं? इनोसेंट पैसेज।
इनोसेंट पैसेज का मतलब समझिए कि अगर आप किसी काम से आ रहे हैं, जैसे फ्रांस की कोई सबमरीन या कोई बहुत बड़ी सी बोट आ रही है, तो अगर वो मतलब फायदे के लिए है या उनको जाना ही है, हमारे ही इलाके से होके जाना है, कोई बात नहीं, जाइए, पूरे फ्रीडम है, दिस इज कॉल्ड इनोसेंट पैसेज। लेकिन अब आप लेके आ गए बड़े बड़े टैंक, ठीक है, मिसाइल्स, और आपने हम पे दागना स्टार्ट कर दिया, हमें ही एकदम से मारना शुरू कर दिया, तो वो इनोसेंट पैसेज नहीं है। तो यहाँ पर फ्रीडम है इनोसेंट पैसेज की। देन आफ्टर दिस आपके पास आता है कंटिगुअस जोन, राइट। बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल तक कंटिगुअस जोन आता है। इस जोन में भी जो है इनोसेंट मतलब पैसेज जो है वो अलाउड है। एंड देन फिर आपके पास आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जिसमें एक्सप्लोरेशन राइट्स मिलते हैं। ये बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक जाता है। इसमें क्या मिलते हैं? इसमें एक्सप्लोरेशन राइट्स मिलते हैं। जो भी आप एक्सप्लोरेशन वगैरह करते हैं ना, वो इसके तहत यहाँ पर दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये है थोड़ा सा यूएन क्लोज, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हमने पहले भी इस पर 2-3 बार अपने पीआईबी के सेशन में बात कर रखा है। चलिए अगली स्टोरी पे आते हैं, दैट इज वर्ल्ड फिशरीज डे। तो वर्ल्ड फिशरीज डे 21 नवंबर को हर साल ऑब्जर्व किया जा रहा है। इसको देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज ने क्या किया, एक सेरेमनी ऑर्गेनाइज कराई। कहाँ पर ऑर्गेनाइज कराई? भुवनेश्वर में कराई। और किसको अवार्ड किया गया फॉर द बेस्ट मरीन डिस्ट्रिक्ट? ये जीके का एक सवाल, एक सिंपल सा सवाल बन सकता है। तो उड़ीसा का जो बालासोर डिस्ट्रिक्ट है उसे बेस्ट मरीन डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड मिला है। ये कब शुरू हुआ था? 1997 में, जब वर्ल्ड फोरम ऑफ फिश हार्वेस्टर्स एंड फिश वर्कर्स की मीटिंग हुई थी नई दिल्ली पर, जिसमें वर्ल्ड फिशरीज फोरम का गठन किया गया था। और उस वक्त 18 देशों ने इसमें साइन किया था, इसके डिक्लेरेशन पे, कि हम ऐसी फिशिंग प्रैक्टिसेस या पॉलिसीज अडॉप्ट करेंगे जो सस्टेनेबल हो। तब से ये जो है ऑब्जर्व किया जा रहा है 1997 से। अगर भारत के लिहाज से बात करूं तो 2020 में ओवरऑल प्रोडक्शन जो रहा 142 लाख टन का रहा, जो कि ग्लोबल शेयर में 8% का हिस्सा रखता है। भारत ने एक टारगेट इसको भी लेके लिया हुआ है कि हम तकरीबन 22 मिलियन मैट्रिक टन जो है वो फिश प्रोड्यूस करेंगे बाय द एंड ऑफ 2024 एंड 2025। क्लियर? इंडिया इज द सेकंड मेजर प्रोड्यूसर ऑफ फिश थ्रू एक्वाकल्चर इन द वर्ल्ड एंड फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ फिश इन द वर्ल्ड। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि भारत दूसरे नंबर पे तो प्रोड्यूसर है, चौथे नंबर पे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है फिश के मामले में। और कितना ग्लोबली कितना शेयर करता है फिश प्रोडक्शन को लेके? तो वही है, लगभग 7.60 इसी रेंज में रहता है, 7 से 8% की ही इसकी रेंज रहती है। कुछ और इनिशिएटिव्स इसको लेके किए गए हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है, पाक बे स्कीम, मरीन फिशरीज बिल, इस तरीके से कुछ और इनिशिएटिव्स भारत सरकार ने इसको लेके किए हुए हैं। तो आपको ध्यान रखना है, वर्ल्ड फिशरीज डे ऑब्जर्व ऑन विच डेट? 21 नवंबर ऑफ एवरी ईयर। चलिए अगली हम अपनी स्टोरी पे आए, दैट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यूवीसी टेक्नोलॉजी। तो बेसिकली क्या है कि जो यूवी रेज हैं आप जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के थ्रू आते हैं। दे लाइज बिटवीन द एक्स रेज एंड द विजिबल लाइट। ये किसके बीच में लाई कर रहे हैं? यहाँ पे आप देखेंगे तो एक्स रेज और विजिबल के बीच में आपके यूवी आते हैं। अब इसके 3 टाइप हैं, एक तो है यूवी ए, यूवी बी, यूवी सी। यूवी सी, ए और बी जो है ना वो दोस्तों, होता क्या है देखिए, ए और बी में क्या है कि ए और बी जो है रेज जो ट्रांसमिट करते हैं वो एटमॉस्फेयर के थ्रू करते हैं। जबकि जो यूवीसी है और थोड़ा सा यूवीबी, वो क्या करते हैं? अर्थ के ओजोन लेयर द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि ए और बी जो है, ये जो रेज हैं, ये कैसे होते हैं? ये ट्रांसमिट होते हैं एटमॉस्फेयर के थ्रू। तो आप और हम जिस रेज के कांटेक्ट में आ रहे हैं वो यूवी ए हो सकता है या यूवी बी हो सकता है, सी नहीं होगा। सी क्या कर लिया जाता है? ओजोन द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो हाल फिलहाल एक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ है जिसमें यूवीसी जो है एक वाटर प्योरिफिकेशन के तौर पे इसे यूज़ किया जाएगा। साइंटिस्टों ने बोला है अच्छा मेथड है, इफेक्टिव मेथड है पानी को साफ करने के लिए। इसमें क्या होगा? इसमें एक यूवीसी की जो है एक लैंप होगी जिसके थ्रू रेज जो है वो रेडिएट कर रही होंगी, एमिट कर रही होंगी। हाई इंटेंसिटी अल्ट्रा वायलेट लाइट जो होगी वो पड़ेगी पानी पर, जिससे कि पानी क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा बिना किसी केमिकल के मिलाए हुए। क्योंकि केमिकल के जरिए क्या होता है दोस्तों? एनवायरनमेंट डिग्रेड होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है। तो उसको हटाने के लिए ये एक टेक्नोलॉजी इसमें लेकर आए हैं, पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए, सही करने के लिए, ठीक है। अब इसकी दिक्कत ये है कि ये काम तो करेगा, लेकिन इसमें सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये लोगों के लिए सही है? क्योंकि अल्टीमेटली वो पानी का तो यूज़ हम ही लोग करेंगे ना, लिविंग बींग्स करेंगे। तो बेसिकली क्या है कि साइंटिस्टों ने बोला है कि हाँ, ये कुछ कुछ लेवल पे जो रिसर्च स्टडी निकली है कि ये स्किन और आइज को इन्फेक्ट कर सकता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि यूवीसी टेक्नोलॉजी किसके रिलेटेड है? तो वाटर प्योरिफिकेशन से रिलेटेड है। एग्जाम वगैरह में डेफिनेटली ये आपसे पूछा जाएगा, थोड़ा सा इसको आप करके चलिएगा।
हम आते हैं अपनी लास्ट एंड फाइनल स्टोरी के ऊपर में, IRNSS नाविक, यानी इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, नेविगेशन इन इंडियन कॉन्स्टलेशन। अब इसको भारत सरकार ने 2006 में जो है अप्रूव किया था और 2015-16 तक आते आते इसको मतलब कंप्लीट किया गया। इसकी जो लास्ट लॉन्चिंग सैटेलाइट थी उसका नाम था IRNSS 1G। तो बेसिकली 1A से 1G तक ये थे, टोटल 7 हो जाएंगे। तो आपको देखेंगे कि टोटल 7 हैं, 3 जियो स्टेशनरी में है, 4 जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में है। अभी ऐसा बोला जा रहा है कि 1A को हटा के 1I लेके आया जाएगा। अभी 8 हो गए हैं, 7 से जो है 8 हो गए, के तक भी आ चुका है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव है IRNSS नाविक के, क्योंकि ये न्यूज़ में क्यों मैं लेके आया, क्योंकि राष्ट्रपति महोदय ने इसरो से निवेदन किया है कि देखिए कि आपको क्या करना है कि आपको IRNSS और नाविक को क्या करना है कि ग्लोबल यूज़ के लिए बेटर करना है, मतलब ग्लोबल यूज़ के लिए बनाना है। अब इसमें 2 तरीके की सर्विस है, एक तो है स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सिस्टम जो कि सभी के लिए मिलती है, दूसरा क्या है रिस्ट्रिक्टेड सर्विसेज है, ये एनक्रिप्टेड होती है, कुछ ही ऑथोराइज्ड एजेंसी है जिनके पास ये सर्विसेज जा सकती है, जैसे कि मिलिट्री हो गई, हमारी सिक्योरिटी सर्विसेज एजेंसीज हो गई। तो ये होता क्या है, इससे इससे लोकेशंस वगैरह पता करने में ना बहुत आसानी हो जाती है। तकरीबन अराउंड 1500 किलोमीटर का जो एरिया है भारत का, उसको ये कवर अप कर लेता है। ठीक है, यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है रिसीव इन अ 1500 किलोमीटर अराउंड इंडिया। ठीक है, अब क्या भारत के पास ही है या दूसरे लोगों के पास भी है? तो इंडिया बिकेम वन ऑफ द 5 कंट्रीज हैविंग देयर ओन नेविगेशन सिस्टम, लाइक USA में GPS है जो कि हमारे ऐप में होता है, ग्लोनास रशिया में ग्लोनास है, यूरोप में गैलीलियो है और चाइना में बैदू है। तो भारत के पास भी अपना नाविक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आप में से कितने लोग गगन को जानते हैं, राइट? गगन के बारे में आप क्या जानते हैं और ये किस लिए बेनिफिशियल है, नाविक से किस तरीके से अलग है, ये आपसे मैं सुनना चाहता हूँ कमेंट थ्रेड में। आप कमेंट थ्रेड में आप सभी का स्वागत है। आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करते दोस्तों, गलत बात है। MCQs की भी प्रैक्टिस आप करो, पार्टिसिपेशन रेट अच्छा रखो यार, हेल्दी रखो, ताकि पता तो चले कि हम कितने लेवल पे हैं, किस पानी पे हैं, राइट? चलिए, अब बात आती है MCQs की। कल जो हमने आपसे MCQs पूछे थे उसका आंसर देने का समय आ गया है। मैंने पहला सवाल पूछा था, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 ये जो है लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, दिस इज कम्प्लीटली राइट। इंदौर हैज बीन अवॉर्डेड एज इंडियाज क्लीनेस्ट सिटी, लगातार 5वीं बार उनको मिला है ये अवार्ड, तो ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। द सेकंड वन इज कि अभी हाल फिलहाल किस NGO को इंदिरा गांधी पीस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है, एंड दैट NGO इज प्रथम NGO, जो कि असर रिपोर्ट से ही लिंक करती है, यानी कि असर जो सर्वे है वो इन्हीं NGO द्वारा किया जाता है। ठीक, ये सेकंड था। थर्ड, किस मंत्रालय ने पेंसिल पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है? पेंसिल पोर्टल को लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्पावरमेंट, मोल ने। तो ये को भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आज के सवाल रेडी कर दिए दोस्तों। चौथा सवाल जो है इस वीक का, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री प्लान्स टू बिल्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट बिटकॉइन सिटी? 4 ऑप्शन है आपके पास, पार्टिसिपेट कीजिए, आंसर कीजिए इसको। सेकंड, द फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ द वीक, द स्पॉटलाइट इनिशिएटिव, अभी हाल फिलहाल देखा गया है स्पॉटलाइट इनिशिएटिव, ये किससे रिलेटेड है? मरीन पॉल्यूशन से, कार्बन एमिशन से, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन से, या ग्लोबल टैक्स स्ट्रक्चर से? किससे रिलेटेड है स्पॉटलाइट इनिशिएटिव? द सिक्स्थ क्वेश्चन ऑफ द वीक इज सिडनी डायलॉग, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है PIB के सेशन में, ये किस चीज़ से रिलेटेड है? क्या ये साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, स्पेस डेब्रिस से रिलेटेड है, या मरीन डेब्रिस से रिलेटेड है? एंड द सेवंथ क्वेश्चन ऑफ द वीक, हाल फिलहाल न्यूज़ में ये कुछ सुना गया है, HD 82139b, ये है क्या? या कोई नया क्रेटर है, कोई नया एक्सोप्लैनेट है, अंडमान के अंदर कोई वोल्केनो है, या फिर कोई क्वाजी सैटेलाइट है? ये है क्या? HD 82139b। क्लियर? चलिए, PT के सब्सक्रिप्शन कोर्सेज ऑन है दोस्तों, CA बूस्टर प्रीमियम, पावर ऑफ 10, लेवल 1 एंड लेवल 2, आइए एनरोल कीजिए, एनरिच कंटेंट है, बहुत मज़ा आएगा आपको, मेरी गारंटी है। साथ ही साथ UPSC के ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा का पूरा लिंक है, जो भी आपको सपोर्ट चाहिए आप जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिए, आपको फुल जो है पूरा प्रॉपर गाइड और सपोर्ट मिलेगा। सिविल तपस्या का पोर्टल है, ज़रूर बताइए कि आप में से कितने लोग इसको डेली बेसिस पे पढ़ रहे हैं, पेज व्यूज़ कितने आप दे रहे हैं इसको, ज़रूर बताइएगा। आप ही के लव एंड सपोर्ट की वजह से ये सारा सिस्टम चल रहा है। हम इसी तरीके से मिलेंगे दोस्तों, टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।